अच्छा, हमारे शरीर में ये नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना, जो कि पानी वगैरह और जितने भी पोषण वगैरह हैं सबको हमारे शरीर तक पहुंचा देता है। और हमारे शरीर में मतलब पानी हम पीते हैं तो छोटी आंत में जाता है और वहाँ से खून के जरिए पूरे शरीर में चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में लिक्विड के ट्रांसफ़र के लिए एक डेडिकेटेड सिस्टम है। दैट्स इट। बट अब आप मुझे ये बताओ कि अब हमारे आसपास ये जितने भी ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, जैसे ये वो पेड़ हो गया, वहाँ ये जितनी भी हरियाली है, ये सारी चीज़ें, तो इनमें सभी में तो पानी है ही, बट इनमें मुझे कहीं से भी ये नहीं दिखता कि आखिर इनमें लिक्विड ट्रांसफ़र के लिए आखिर ऐसा डेडिकेटेड सिस्टम तो इन पे है ही नहीं। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं दिखता। देखो हमारे शरीर में क्या है, लिक्विड के ट्रांसफ़र के लिए हमारे शरीर में पूरा डेडिकेटेड सिस्टम लगा हुआ है। नसों में जो खून ट्रांसफ़र होता है उससे पानी होता है, लिक्विड होता है, ठीक है ना। लेकिन और हार्ट पंप करता है, मतलब कि इन सारी चीज़ों को। तो इसका मतलब कि हमारे शरीर में इनके लिए लिक्विड का ट्रांसफ़र के लिए एक डेडिकेटेड सिस्टम है। लेकिन ये जो आसपास पेड़ पौधे हैं इनमें तो वो सिस्टम लगा ही नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ये पानी को अपने हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा कैसे देते हैं? अब यही तो सवाल है ना कि यहाँ पर भी एक फिजिक्स से लगा हुआ है, एक क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर भी फिजिक्स है। मैंने जैसे हमेशा बोलता हूँ ना कि हमारे आसपास की दुनिया एकदम वियर्ड है, सारी चीज़ें एकदम नियम के तरीके से कैसे काम कर जाती हैं। हमारे नेचर को ही देख लो, वो ऐसे इवॉल्व होता है कि बिल्कुल फिजिक्स के नियम के अनुसार से हमारी ये आसपास जितनी भी बायोलॉजी हैं, हमारे शरीर से लेके जानवर से लेके इन पेड़ पौधों से लेके सब फिजिक्स के नियम से बंधे हुए हैं। और ये इवॉल्व भी इसी के नियम के आधार पर होते हैं। आप देख लो पक्षियों को उनके एरोडायनामिक्स को देखो, वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट हैं कि वो आज लगभग 400 या 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी कई पक्षी, जैसे फैल्कन को देख लो, उनका एरोडायनेमिक्स इतना बढ़िया है कि उतना स्पीड एकदम अचाइव कर लेता है वो पक्षी। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि हमारे शरीर में जो डेडिकेटेड सिस्टम लगा हुआ है जो लिक्विड ट्रांसफ़र के लिए, तो वो तो पेड़ पौधों में है ही नहीं। तो फिर वो आखिर वो लिक्विड का ट्रांसफ़र कैसे करता है? देख लो एक बार, वीडियो बंद तो नहीं हो गया, चालू है। तो आखिर ट्रांसफ़र हमारा शरीर आई मीन पेड़ लिक्विड का ट्रांसफ़र करता कैसे? तो चलो फिर इसको जानते हैं। तो देखो होता क्या है कि आपने फिजिक्स में यदि पढ़ा होगा ना, तो एक होता है टर्म कैपिलरी एक्शन, जो कि लिक्विड को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। आपने एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा कि आप जो दिया जलाते हो ना, दिया, उसमें तेल का प्रवाह हमेशा होते कैसे रहता है? ये बताओ भाई। अब दिए में आप देख लो, दिए में क्या होता है, तेल में वो जो भी वो होता है ना, बाती हम उसको बोलते हैं, तो डुबोया हुआ रहता है उस पर। तो उस पर तेल ऑटोमेटिक चढ़ कैसे जाता है? यहीं पर काम आता है कैपिलरी एक्शन का। वो तो इसमें होता क्या है, वो दिया बढ़ रहा है मतलब जल रहा है वो मेरी भाषा, वो दिया जो है वो जल रहा है, ठीक है ना। तो उसमें आग जल रहा है, तो वहाँ हमेशा क्या होता है कि दो लिक्विड्स के, मतलब कि वहाँ जो रुई है उस ऑयल को खींच रहा है, उन दोनों रुई के बीच में जो रेसे होते हैं उनके बीच का गैप कितना कम होता है आपने देखा होगा, ठीक है ना। इतना ज़्यादा कम होता है कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पर काम आता है अधेशन का। आप एक स्ट्रॉ लो और एक बीकर लो, कोई सा भी, एक गिलास भी ले सकते हो, और इसमें उस स्ट्रॉ को डुबो दो। और एक काम करना, उस स्ट्रो को लिक्विड से एकदम थोड़ा सा ऊपर उठा देना, और इसमें देखना कि स्ट्रो के अंदर पानी भरा रहता है, वो नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरता। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अधेशन फोर्स है ना, वो स्ट्रो और लिक्विड के दोनों के बीच में, वो उस पानी का जो है, जो ग्रेविटी, जो वेट है, जो मतलब कि जो वेट है ना, वो जो अधेशन फोर्स और जो हाँ जो अधेशन है और वो जो पानी का वेट है, तो वो बिल्कुल मतलब मैच नहीं करते। जो अधेशन फोर्स है वो वेट से ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए पानी गिरता ही नहीं, और जो पाइप के अंदर जो लिक्विड होता है वो उसी पाइप के अंदर फंसा रहता है। और इसलिए जो स्याही है वो ऐसा उल्टा करने पर, यदि आप उसके नीब को निकाल भी दो
फिर वो बहुत स्लोली गिरेगा। अब क्योंकि स्याही का वज़न तुमने देखा है ज़्यादा होता है, लेकिन यदि उसमें जो उसका जो स्याही के अंदर जो है ना, मतलब उसमें यदि कम स्याही हो तो आपने देखा होगा कि उसका जो लिक्विड है वो बहुत, मतलब वो गिरता ही नहीं। एकदम ऐसा आप कर लो तो ऐसा भी बिल्कुल वो कैपिलरी एक्शन के चलते ही होता है। तो उसमें जो है ना, मतलब कि अधेशन फोर्स है वो वेट से ज़्यादा हो जाता है और इसलिए लिक्विड गिरता ही नहीं। तो ऐसा भी पेड़ों में बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलता है। उनमें आप देखे होंगे ऐसे, आप जैसे मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ इसको, तो इसके जो यहाँ है ना, इसके अंदर ये देखो आप, बिल्कुल छोटे छोटे रेशे लगे हुए हैं। यहाँ पर भी हमारा नेचर कमाल का निकला। उसने इस पेड़ों को भी बिल्कुल ऐसे ही विकसित किया कि भाई कैपिलरी एक्शन से एकदम पानी का ट्रांसफ़र एकदम एफिशिएंट हो जाए। आप यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर रेशे लगे हुए हैं। आप किसी का भी घास ले लो, पेड़ ले लो, उसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं और उन्हीं रेशों के बीच में, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रो के जैसा काम करते हैं। और जब वो पानी उस पर जाता है तो अधेशन फोर्स के कारण, मतलब कि कोई कैपिलरी एक्शन के कारण अधेसिव फोर्स जैसे इस स्ट्रो में लगा हुआ है, बिल्कुल जैसे रुई की तरह, तो उसके अंदर पानी चढ़ता ही जाता है, चढ़ता ही जाता है और वो पत्ती के, पेड़ के हर एक हिस्से में चला जाता है। मानना पड़ेगा नेचर को, बिल्कुल पेड़ों की एकदम एफिशिएंटली पानी को, लिक्विड को ट्रांसफ़र के लिए उसके एक एक बॉडी पार्ट्स में, उसके अंदर हार्ट कुछ भी नहीं है लिक्विड ट्रांसफ़र के लिए। बस एक फिजिक्स, नॉर्मल फिजिक्स का जो टर्म है वही इस्तेमाल हुआ है, जो कि नेचर ने उसको विकसित किया है। नेचर इटसेल्फ ए फिजिक्स, इतना याद रखो। तो नेचर ने बिल्कुल ऐसे ही इन पेड़ों को इवॉल्व कर दिया कि वो बिना किसी डेडिकेटेड सिस्टम के जो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च हो जिसमें हमारा हार्ट लगा हुआ है, तो बिल्कुल बिना किसी, मतलब इन सारी चीज़ों के वो लिक्विड को एकदम ट्रांसफ़र कर जाता है। दैट्स वियर्ड। नेचर भी कमाल का है। अब कैपिलरी एक्शन में होता क्या है ये देखो। मैंने एक स्ट्रो डुबोया उस ग्लास के अंदर, अब स्ट्रो में भर गया पानी। अब आपने देखा होगा कि पानी उस स्ट्रो में, जो पानी का तल है ग्लास में, और जो स्ट्रो है उस स्ट्रो में पानी उस ग्लास के तल से थोड़ा सा ऊपर उठा रहता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अधेसिव फोर्स उसके, मतलब कि हर एक लिक्विड में उसके बगल वाले जो स्ट्रोक का जो एकदम वो होता है ना, मतलब कि वाल, हाँ वाल, उसमें जो पानी का मॉलिक्यूल्स है वो चिपकता रहता है उसके अंदर। तो ऐसे ऐसे चिपकते चिपकते वो बिल्कुल ऊपर चला जाता है, और जब वेट और वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं अधेसिव फोर्स, तो फिर वो उतना चढ़ नहीं पाता उसके आगे फिर। लेकिन पेड़ों में ऐसा नहीं होता। पेड़ों में एकदम स्ट्रो, छोटे छोटे स्ट्रो लगे हुए होते हैं, तो वो बिल्कुल, मतलब उन छोटे छोटे स्ट्रो से अब बिल्कुल, मतलब वेट बैलेंस ही नहीं हो पाता। तो इसलिए पूरा, मतलब पेड़ के हर एक हिस्से में पानी पहुंच जाता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि पेड़ का जो निचले वाला हिस्सा है उसमें एक ज़्यादा रेशे होते हैं, वो ज़्यादा मोटा होता है, क्योंकि वहाँ से यदि पानी चढ़ा तो ऊपर मतलब कम पतला होगा तो पानी का जो वेट है वो कम होगा, तो कैपिलरी एक्शन वहाँ पे ज़्यादा काम करेगा। और इसलिए जो पानी का जो, मतलब जो ट्रांसफ़र होगा हर एक हिस्से में, वो एफिशिएंटली हो पाएगा। दैट्स वियर्ड। नेचर भी कमाल का है। वहाँ पेड़ है, मैं यही नेचर को देख कर सही में अजीब लगता है मेरे को। सारी चीज़ें एफिशिएंटली, हमारे आसपास से जितनी भी सारी चीज़ें हैं एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, बस ये एक झलावा भर है। लाइट क्या है, आज हमारे आसपास जितने भी रंग दिख रहे हैं, रंग एग्जिस्ट करता ही नहीं, इट जस्ट क्रिएटेड बाय आवर ओन माइंड। तो भाई देखो होता क्या है। अब कैपिलरी एक्शन तो बता दिया मैंने कि हाँ, पेड़ कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी को अपने हर एक हिस्से तक पहुंचाता है। लेकिन अभी मैंने एक और जब बोल ही दिया कि हाँ ये दुनिया वियर्ड है, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, तो भाई चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास आसपास कलर एग्जिस्ट नहीं करता, ये जब बस हमारे दिमाग का एक खेल है। हमारा दिमाग साइकोलॉजिकली हमारे अंदर कलर को बना देता है इस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के लिए। जैसे हमारे आँखों के अंदर 4 रोड्स लगे होते हैं, एक कोन होता है और एक रोड होता है।
ठीक है ना, एक कोन और एक रोड, हाँ रोड ही बोलते हैं शायद, जो कि रोड क्या करता है, बस वो लाइट की इंटेंसिटी को कैप्चर करता है और कुछ नहीं। और जो रोड्स होते हैं, आई मीन कोन्स होते हैं, वो 3 सेपरेट पार्ट्स में लगे हुए होते हैं, एक रेड और ग्रीन और एक ब्लू के लिए। अब यहाँ पर नेचर को कैसे पता भाई बायोलॉजी का कैसे पता, बताओ ना, कि प्राथमिक कलर जो प्राइमरी कलर्स हैं वो रेड ग्रीन और ब्लू हैं, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से लाखों कलर बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर भी नेचर वियर्ड निकला। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। अब होता क्या है कि एकदम लो फ्रिक्वेंसी जो लॉन्गर वेवलेंथ, लो फ्रिक्वेंसी और लॉन्गर वेवलेंथ वाला जो लाइट है, जो कि है रेड, वो हमारे आँखों में जाता है। तो हमारे आँख में 3, जैसे मैंने बताया ना कि 3 कोन्स होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। तो वो रेड वाला लाइट बस वो रेड कलर का कोन ही उसको सेंस करता है, और बिल्कुल ग्रीन के लिए ग्रीन और ब्लू के लिए ब्लू। तो इनका जो है ना, इनका जो ये तीनों कलर जब मिलते हैं तो हर प्रकार के कलर्स बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल हमारा माइंड भी बिल्कुल वैसे ही करता है। इन्फॉर्मेशन को गैदर किया हमारे आँखों पे, मतलब कि आया हमारा आँख, और हमारे आँख ने उन जो सिग्नल से, जो यहाँ से लाइट से मिला है, जो आसपास के एनवायरनमेंट से मिला है, वो हमारे आँख उसको डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन तक भेज जाता है। हमारा विजन कॉर्टेक्स उसको प्रोसेस करता है और हमें ये दुनिया दिखाई देती है। रेड ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से हम ये सारे कलर्स देख सकते हैं। हमें ये लगता है कि हमारा दिमाग को मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, हमारा दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा है। हमारा दिमाग ऑटोमेटिक काम करता है। बस हम एक काम कर सकते हैं कि हम अपने दिमाग को प्रोग्राम कर सकते हैं और वो उसी हिसाब से चलता रहेगा। दैट्स वाई आई एम इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरी जो है कम्युनिकेशन स्किल वो बढ़ जाए। तो देखो हमारे आसपास ये लगे हुए हैं, लगे हुए बोलता हूँ, मतलब हमारे आसपास ये सारे अरे यार मोबाइल भी गर्म हो जा रहा होगा, इसको किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। जो नेचर वियर्ड है ना, वियर्डनेस, नेचर का जितना भी कलर वगैरह है, मेरा मोबाइल भी गर्म हो गया है, वो कब वीडियो भी लगभग 2-3 GB के आसपास बन जाता है, तो अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। तो बस क्या करूँ, अब ये बंद ही करना पड़ेगा।